नीति, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये इब्राहिम है। इब्राहिम। क्या? इब्राहिम को क्या हुआ? ये सच नहीं हो सकता। मैं जरूर कोई बुरा सपना देख रही हूं। इब्राहिम ऐसा कभी नहीं कर सकता। दीदी, शांत हो जाओ। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? मुझे ठीक से बताओ क्या हुआ है। आज सुबह जब मैं उठी तो मुझे टेबल पर इब्राहिम का सुसाइड नोट मिला। सुसाइड नोट? तुम्हारे पति का? मैं इन सबसे थक गया हूं। मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां कोई मुझे ढूंढ न सके ताकि मैं शांति से मर सकूं। मैंने नौकरी भी छोड़ दी है। जाने से पहले मैं अपना फोन कनेक्शन भी कटवा दूंगा। अलविदा अपूर्वा, यह हाथ से लिखा हुआ था। अलवी, क्या तुम्हें लगता है ये कोई मजाक है? मुझे भी यही लगा, इसलिए मैंने उसके ऑफिस में फोन किया। उन्होंने बताया कि उसने 2 दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। सच में? उसने मुझे नौकरी छोड़ने के बारे में एक शब्द भी नहीं बताया। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अभी उसे ढूंढने जाना होगा, है ना? शांत हो जाओ। सबसे पहले तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए, है ना? मैं क्या कहूं कि मुझे ये नोट मिला है? हाँ, शायद वो उसे ढूंढने के लिए कोई टीम वगैरह भेजे। लेकिन बात यह है कि कई बार पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पर भी तुरंत गंभीरता से तलाश शुरू नहीं करती। खासकर जब कोई वयस्क पुरुष हो तो वे मान लेते हैं कि वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया है। मेरी एक दोस्त के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसका पति अचानक गायब हो गया। सच में? फिर क्या हुआ? वो तुरंत पुलिस के पास गई, लेकिन पहले तो उन्होंने उसे थोड़ा और इंतजार करने के लिए कहा और कुछ नहीं किया। क्या? ये तो बहुत चिंता की बात है। हाँ, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने पुष्टि की कि वो सुरक्षित है। पता चला कि वो बस घर से भाग गया था। वो तो किस्मत वाला था, लेकिन ये मामला अलग है ना? हाँ, अगर इब्राहिम का नोट असली है तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ घर से भागने का मामला है। फिर भी मैंने कभी नहीं सोचा था कि पुलिस इतनी मददगार नहीं होगी। असल में जब तक किसी अपराध का स्पष्ट सबूत ना हो, बड़े पैमाने पर तलाशी मुश्किल होती है, खासकर अगर उन्हें लगता है कि वो अपनी मर्जी से गया होगा। लेकिन अगर वो वापस नहीं आया तो? खैर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मनोहर सिर्फ 1 साल का है। उसने ऐसा क्यों किया, हमें छोड़कर? क्या तुमने उससे संपर्क करने की कोशिश की? मैंने कई बार फोन किया, लेकिन वो उठा नहीं रहा और मेरे मैसेज अभी भी अनरीड हैं। लेकिन इब्राहिम तो हमेशा अपना फोन अपने पास रखता है ना? हाँ, उसे काम के इतने सारे कॉल आते हैं, उसे अब तक पता चल जाना चाहिए था। इससे तो ये और भी संदिग्ध लगता है। हाँ, लेकिन अगर उसका फोन बज रहा है तो? बिल्कुल, अगर फोन बज रहा है तो इसका मतलब है कि उसने अभी तक अपनी सर्विस कैंसिल नहीं की है, और ये इस बात का सबूत है कि वो जिंदा है। तुम्हें ऐसा लगता है? अगर वो सच में अपनी जान लेने वाला होता तो वो अपना फोन कैंसिल करने से पहले सारे संपर्क तोड़ देता। इसलिए मुझे लगता है कि एक मौका है कि वो फिर से सोच रहा हो। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकती हूँ। फिलहाल चलो शांत होकर सोचते हैं। क्या इब्राहिम की तरफ से कोई संकेत थे? जैसे क्या वो हाल ही में उदास था? नहीं, कल ही तो वो काम से घर आया, एक बियर पी और टीवी देखकर हंस रहा था। क्या वो पूरी तरह से नॉर्मल बर्ताव कर रहा था? कुछ भी असामान्य नहीं? एकदम नॉर्मल। उसने फ्रिज से अपनी पसंदीदा बियर निकाली, कहा काम के बाद बियर पीने का मजा ही कुछ और है, और सोफे पर पसर गया। वो टीवी पर कोई कॉमेडी शो देख रहा था। किसी कॉमेडियन के फालतू चुटकुलों पर जोर जोर से हंस रहा था।
क्या उसने कुछ खास कहा या कुछ अजीब हरकत की? डिनर के बाद वो कुछ चिप्स खा रहा था और हमेशा की तरह बातें कर रहा था। फिर वो हमेशा की तरह नहाया और जल्दी सो गया। लेकिन कल तक तो वो नौकरी छोड़ चुका था, है ना? हाँ, शायद वो बाहर से ठीक लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर परेशान था। हालांकि वो ऐसा लग नहीं रहा था। वो तुम्हारे और मनोहर के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा था? इब्राहिम कभी भी बच्चे के साथ बहुत ज्यादा घुलने मिलने वाला नहीं रहा है। वो हमेशा की तरह दूर दूर ही था। जब मैं कहती भी थी तुम्हें मनोहर के साथ थोड़ा खेलना चाहिए, तो वो बस चुप रहो या कुछ और कहकर पलट जवाब देता था। कुछ समय से ऐसा ही चल रहा है। शायद उसे कुछ ऐसी समस्याएं थीं जो वो अपने परिवार को भी नहीं बता सकता था। लेकिन ये इब्राहिम जैसा तो नहीं है, है ना? अगर कुछ है तो वो ज्यादा आशावादी है। तुम सही कह रही हो। पिछले साल जब उसके काम में एक प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बड़ी समस्या हुई थी, तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराया था। ओ हाँ, उस बड़े क्लाइंट के लिए? ऐसी स्थिति में जहां ज्यादातर लोग घबरा जाते, उसने बस कहा, अरे सब ठीक हो जाएगा। कुछ साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे गंभीर चोट आई थी, तब भी वो हंस रहा था, कह रहा था कि वो भाग्यशाली है कि उसे लंबी छुट्टी मिल गई। सच में इब्राहिम हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता था। हाँ, जब एक ट्रिप के दौरान हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो वो बस हंसा और कहा, अप्रत्याशित चीजें ही तो इसे मजेदार बनाती हैं। इसीलिए इस पूरी स्थिति पर विश्वास करना और भी मुश्किल हो रहा है। चलो, फिर भी पुलिस को बताते हैं। मुझे नहीं पता कि वे कुछ करेंगे या नहीं, लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी। उसके बाद हम मिलकर उसे ढूंढ सकते हैं। शुक्रिया। लेकिन नीति, तुम्हारी नौकरी का क्या? मैंने दिन की नौकरी छोड़ दी। मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अब एक बार में काम कर रही हूँ, याद है? प्री स्कूल टीचर बनने की पढ़ाई के दौरान रात में पैसे कमा रही हूँ। ओह हाँ, मेरा दिमाग सुन्न है, मैं अभी अभी उठी हूँ। वैसे तुम अभी अभी उठी हो, ये थोड़ा लेट नहीं है? तुम तो हमेशा जल्दी उठने वाली थी, है ना? मुझे पता है। अजीब है, मुझे नहीं पता कि मैं इतनी देर तक क्यों सोई। ये अजीब है। खैर, मैं अभी तुम्हारे घर आ रही हूँ। तुम इब्राहिम से संपर्क करने की कोशिश करती रहो, क्या पता लग जाए। ठीक है। नीति, मुझे लगता है कि मुझे इब्राहिम को लेकर हार माननी पड़ेगी। उससे अभी भी कोई संपर्क नहीं हुआ, है ना? मैंने उसे इतनी बार मैसेज किया, लेकिन कोई जवाब नहीं। और अब जब मैं उसके नंबर पर कॉल करती हूँ, तो बस एक मैसेज आता है कि ये नंबर अब सेवा में नहीं है। तो अब घंटी भी नहीं बजती। पुलिस ने एक सामान्य तलाशी की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कोई सुराग मिला है। मैंने 5 साल पहले इब्राहिम से शादी की थी और उसके तुरंत बाद मनोहर हो गया। वो हाल ही में थोड़ा रूखा हो गया था, लेकिन मैंने कभी शक नहीं किया कि हम एक परिवार के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि बात यहां तक आ गई है। मैं जानती हूँ। बेशक मैं चाहती हूं कि इब्राहिम सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन मुझे मजबूत बनना होगा और मनोहर को अकेले पालने के लिए तैयार रहना होगा। तुम अकेली नहीं हो दीदी, मैं तुम्हारी जितनी हो सकेगी मदद करूंगी। और चलो बस ये विश्वास करें कि इब्राहिम कहीं ठीक है। शुक्रिया नीति, तुम्हारा यहां होना बहुत सुकून देने वाला है। दीदी, तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा,
नीति, बहुत समय हो गया। इतने उत्साह का क्या कारण है? ठीक है, बस पुष्टि करने के लिए। तुम्हारे पति की 5 साल पहले मृत्यु हो गई थी, है ना? उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा और गायब हो गया और बस सब खत्म हो गया। मैंने अभी तक आधिकारिक कागजात दाखिल नहीं किए हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। उसने अभी अभी मेरे प्री स्कूल में एक बच्चे को छोड़ा है। एक मिनट रुको। यह असंभव है। एक मरा हुआ आदमी और एक बच्चे के साथ? लेकिन वो निश्चित रूप से इब्राहिम था। वो एक छोटी लड़की को छोड़ने आया था। वो आदमी, क्या वो हो सकता है? क्या वो भूत बनकर वापस आया है या कुछ और? बिल्कुल नहीं दीदी, इब्राहिम जिंदा है। क्या तुम पक्का कह रही हो कि वो वही था, सिर्फ कोई हमशक्ल तो नहीं? मैंने चुपके से एक तस्वीर ले ली। मैं इतनी हैरान थी कि उससे कुछ कह ही नहीं पाई। ये तो देखा? ये निश्चित रूप से इब्राहिम है। उसका वजन बहुत बढ़ गया है और उसके बाल थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये वही है। रुको, ये सब क्या हो रहा है? यही तो मैं जानना चाहती हूँ। शायद उसने आत्महत्या करने की कोशिश की और असफल रहा, और फिर किसी दूसरी औरत से मिला और एक बच्चा हो गया। तुम लोग अभी भी कानूनी रूप से शादीशुदा हो, है ना? तुमने कभी तलाक नहीं लिया? कभी कोई ठोस सबूत नहीं था कि वो मर चुका है। तो वो कानूनी रूप से दोबारा शादी नहीं कर सकता। तो वो किसी ऐसी औरत के साथ रहने लगा जिसके पहले से ही एक बच्चा था? नहीं, बल्कि ये सिर्फ मेरा अंदाजा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इब्राहिम ने कभी मरने की योजना बनाई थी। जिस बच्चे को उसने छोड़ा वो 5 साल का था, और उसे वो नोट छोड़कर गायब हुए 5 साल हो गए हैं। तो तुम्हारा मतलब है कि उसने तुम्हें और मनोहर को दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक संभावना है। मनोहर तब सिर्फ 1 साल का था, और अगर तुम्हारा तलाक हो जाता तो उसे बच्चे के खर्च के लिए एक बड़ी रकम चुकानी पड़ती। अगर उसका किसी दूसरी औरत से बच्चा था, तो भाग जाना निश्चित रूप से एक विकल्प है जिसे वो अपना सकता है। लेकिन अपनी मौत का नाटक करके गायब हो जाना? कम से कम उसे बच्चे के खर्च के बिल तो नहीं भरने पड़ेंगे। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा। खैर, मैं अभी वहां आ रही हूं। क्या? या तो इब्राहिम या बच्चे की मां दोपहर में उसे लेने आएगी, है ना? मैं उनसे मिलने जा रही हूं और सुनना चाहती हूं कि वे क्या कहते हैं। लेकिन तुम्हारे घर से यहाँ पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा लगेंगे, है ना? मुझे पता है। मनोहर किंडरगार्टन में है ना? तुम उसे लेने का क्या करोगी? खैर, चलो 1 सेकंड के लिए शांत हो जाएं। इस तरह के मामले के लिए बेहतर है कि एक प्राइवेट जासूस को काम पर रखा जाए और उनसे इसकी पूरी तरह से जांच करवाई जाए। यही सच जानने का सबसे पक्का तरीका है। तुम सही कह रही हो। शायद यहाँ कोई बिल्कुल अलग कहानी हो। और सुनो, अभी भी एक मौका है कि ये सिर्फ एक हमशक्ल हो। लेकिन अगर इब्राहिम ने सच में हमें धोखा दिया, तो मैं उसे कभी कभी माफ नहीं करूंगी। मैं जानती हूँ। खैर, मैं अपनी तरफ से जासूस को काम पर रखने का ध्यान रखूंगी। तुम बस रिपोर्ट का इंतजार करो। ठीक है, शुक्रिया नीति। इब्राहिम,
तुमसे आखिरी बार संपर्क किए हुए 5 साल हो गए। मुझे बहुत खुशी है कि तुम जिंदा और ठीक हो। हैं, ये कौन है? तुम्हारी पत्नी अपूर्वा। अपूर्वा। रुको, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? मैंने एक प्राइवेट जासूस से तुम्हारी जांच करवाई। इससे भी जरूरी, क्या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ और नहीं है? जासूस? ओह खैर, तुम बात करने के लिए बहुत ज्यादा घबरा रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले मुझे 3 हफ्ते पहले पता चला कि तुम जिंदा हो, मेरी बहन की वजह से। नीति से? वो अब उज्जवल भविष्य प्रीस्कूल में काम कर रही है, एक ऐसी जगह जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो, है ना? नीति वहाँ काम करती है? नीति का हुलिया काफी बदल गया है, तो शायद तुमने उसे नहीं पहचाना। मुझे कोई अंदाजा नहीं था। तुम उस प्रीस्कूल में एक छोटी लड़की को छोड़ने जाते हो, है ना? एक लड़की जो अभी 5 साल की हुई है। ओह खैर। वो तुम्हारी बेटी है ना? मैंने तुम्हें बताया, मैंने एक जासूस से जांच करवाई है। बड़बड़ाना बंद करो और मुझे सीधा जवाब दो। हाँ, वह मेरी है। उसका नाम दिया है। वह बिल्कुल मुझ पर गई है। मैंने ये सब नहीं पूछा। लेकिन तुम्हें तो 5 साल पहले मर जाना चाहिए था, है ना? तो फिर तुम्हारा दूसरा परिवार कैसे है और तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? वो इसलिए क्योंकि मैंने तुम लोगों को छोड़ दिया। तो तुम मानते हो तुम घटिया इंसान हो? तुम ही ने तो कहा था कि सीधा जवाब दूं। तुमने ऐसा क्यों किया? न तो मैंने और न ही मनोहर ने कभी तुम्हारे द्वारा छोड़े जाने लायक कुछ किया था। मैं हमेशा एक लड़की चाहता था। मैंने तुम्हें पहले बताया था, है ना? जब हमें पता चला कि हमारा बच्चा लड़का होने वाला है। लेकिन तुमने मुझसे कहा था एक बार बच्चा पैदा हो जाए तो जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन जब वो सच में पैदा हुआ तो मुझे वो बिल्कुल भी प्यारा नहीं लगा। तुम लड़की होने के लिए इतने जुनूनी क्यों थे? लड़कियां ज्यादा प्यारी होती हैं और वे मुझसे बहुत प्यार से पेश आती। प्यार से पेश आती? तुम्हें पता है, जब लड़के बड़े हो जाते हैं तो वे अपने पिता के खिलाफ हो जाते हैं और उनसे बात करना बंद कर देते हैं। मुझे लगता है कि लड़कियां भी वैसी ही हो सकती हैं। एक लड़की के साथ उसमें भी कुछ प्यारा होता है, लेकिन एक लड़के के साथ मुझे उसमें कुछ भी प्यारा नहीं लगता। ये सिर्फ तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। इसके अलावा सिर्फ एक लड़की का आसपास होना ही सुकून देता है। मैंने सोचा था कि काम पर एक लंबे दिन के बाद घर आने और एक प्यारी सी छोटी लड़की द्वारा स्वागत किया जाना आनंदमय होगा। ये मनोहर को प्यार न करने का कोई कारण नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मैं अपने दिल में एक लड़की की चाहत को रोक नहीं सका। मेरे पास शब्द नहीं है। तो तुम गए और दूसरी औरत के साथ एक बच्चा पैदा कर लिया? नहीं, पहले तो मैं सिर्फ मन बहलाने के लिए धोखा दे रहा था। लेकिन फिर वह गर्भवती हो गई और जब तक मुझे पता चला, गर्भपात के लिए बहुत देर हो चुकी थी। और उसके ऊपर मुझे पता चला कि बच्चा लड़की है। तो तुमने मुझे और मनोहर को छोड़ने का फैसला किया। परिवार कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बस फेंक सकते हो। मैंने बहुत सोचा था, ठीक है, लेकिन एक बच्चे को पालने के साथ साथ दूसरे के लिए गुजारा भत्ता देना, ये बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने तलाक लेने और गायब हो जाने के बारे में सोचा। तो तुमने अपनी मौत का नाटक करने का फैसला किया? अगर तुम मुझे ढूंढती तो यह एक झंझट होता। ऐसा नोट छोड़कर तुम बिल्कुल कमीने हो। खैर, एक सुसाइड नोट किसी को ये सोचने पर मजबूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि तुम मर चुके हो। अगर मैं बस भाग जाता तो मेरी गुमशुदगी की रिपोर्ट होती और वे मुझे ढूंढते।
अगर मैं एक नोट छोड़कर गायब हो जाता तो पुलिस भी मान लेती कि मैं मर चुका हूँ और बड़ी तलाशी शुरू नहीं करती। लेकिन क्या ये काम करने का एक अविश्वसनीय रूप से कायरतापूर्ण तरीका नहीं है? ये कायरतापूर्ण हो सकता है, लेकिन ये सबसे पक्का तरीका था। उस दिन की बात करें तो मुझे कुछ पूछना है। क्या है? पिछली रात क्या तुमने मुझे नशा दिया था? मेरे ड्रिंक में नींद की गोलियां या कुछ और मिलाया था? मैं उस सुबह अस्वाभाविक रूप से ज्यादा सोई थी। हाँ, मैंने तुम्हें एक भारी डोज दी थी। अगर तुम मेरे जाने से पहले जाग जाती तो मुश्किल हो जाती। अविश्वसनीय ये सोचना कि तुम मुझे धोखा देने के लिए इस हद तक गए। संतुष्ट होने से पहले तुम मुझे और कितना दुख दोगे? मेरे पास कोई चारा नहीं था। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरी पूरी योजना बर्बाद हो जाती। तुम्हारी योजना? तुम सच में सबसे बुरे हो। तुम हमारे परिवार के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे थे, है ना? मैं सोच रहा था, लेकिन मैं बस अपने लिए एक नई जिंदगी चाहता था। मुझे बेहोश करने के लिए नींद की गोलियों का इस्तेमाल करना ये एक अपराध है। इतना नाटकीय मत बनो। उस समय यही एकमात्र तरीका था। कोई और तरीका नहीं था? क्या तुम्हें थोड़ी और ईमानदारी के साथ इसका सामना नहीं करना चाहिए था? अब ये कहना बहुत देर हो चुकी है। उस समय मुझे यही करना था। ये बहाना नहीं चलेगा। तुमने जो किया वो बिल्कुल अक्षम्य है। अपनी नौकरी छोड़ना, अपना फोन कैंसिल करना। क्या ये सब इसलिए था कि मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊं? हाँ, जब मैं कुछ करने का फैसला करता हूँ तो मैं उसे पूरा करता हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं इस तरह पकड़ा गया। तुम मेरी बहन का शुक्रिया अदा कर सकते हो। उसके प्री स्कूल टीचर बनने के लिए जी तोड़ पढ़ाई करने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें संयोग से ढूंढ पाई। तो अपूर्वा, अब तुम क्या करने की योजना बना रही हो? सबसे पहले एक तलाक। मैं कागजात दाखिल नहीं कर सकी क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो या मर गए। ओह हाँ, अगर मैं तुमसे तलाक ले लूं तो मैं आखिरकार दिया की माँ से शादी कर सकता हूँ। बहुत बढ़िया, चलो तुरंत तलाक ले लेते हैं। तुम अभी भी हमेशा की तरह पॉजिटिव हो। इस समय तुम बस एक पूरे बेवकूफ हो। हैं? मैं बेशक तुम्हें धोखा देने के लिए हर जाने का मुकदमा कर रही हूँ और गुजारा भत्ता की मांग कर रही हूँ। दिया का अस्तित्व तुम्हारे अफेयर का पूरा सबूत है जिसकी मुझे जरूरत है। रुको, मैं अभी सिर्फ पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ। मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो इसे पाने के लिए मरते दम तक काम करो। वैसे दिया की माँ को ठीक ठीक क्या पता है? अदिति, उसे कुछ नहीं पता। जब हम साथ आए तो मैंने ये तथ्य छिपाया कि मैं शादीशुदा था। मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया है। तुम्हारे बच्चे के जन्म के बाद उसने तुमसे शादी करने के लिए नहीं कहा? बेशक उसने कहा, लेकिन मैंने उसे बातों में बहला दिया। मैंने उसे बताया कि मेरा पूरा परिवार माफिया में है, इसलिए बेहतर होगा कि हम शादी न करें। तुम्हारी जिंदगी सच में एक बड़ा झूठ है। तुम्हें बता दूं, मैं अदिति को माइनस यही उसका नाम था, पूरी सच्चाई बता रही हूँ। क्या? मैं बस चुपचाप खड़ी होकर दूसरी औरत को धोखा खाते हुए नहीं देख सकती। रुको रुको, कुछ भी लेकिन यह नहीं। मुझे बख्श दो। नहीं। अगर उसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा था तो वो मुझे छोड़ सकती है। और फिर पैसा। भले ही हम शादीशुदा ना हों, मुझे फिर भी गुजारा भत्ता देना होगा। मुझे पता है, लेकिन क्या पैसा पहली चीज है जिसके बारे में तुम चिंतित हो? तुम सच में एक नालायक इंसान हो। मैं पहले से ही अदिति की कमाई पर निर्भर हूं। चलो अपूर्वा, मैं तुमसे भीख मांगता हूं। अगर ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगा। तुम एक बार मर चुके हो,
जाओ और फिर से मर जाओ। मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दो। मेरे साथ खिलवाड़ मत करो। जिस दिन तुमने वो नोट छोड़ा और गायब हो गए, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैं कितनी तबाह और दिल टूटी हुई थी? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरी पूरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। और ये सिर्फ उस दिन की बात नहीं थी, अगले 5 सालों तक। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मेरे लिए ये कैसा था? मनोहर को अकेले पालना। मुझे बहुत बहुत अफसोस है। मैं तुम्हें एक तरफा अपने परिवार को छोड़ने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अपूर्वा, रुको। प्लीज अदिति को मत बताना। इस बार तुम सच में नरक में जा सकते हो। नहीं। इब्राहिम और मेरा तलाक सफलतापूर्वक हो गया। मैंने इब्राहिम पर अफेयर के लिए हर्जाने का मुकदमा किया और 5 साल के गुजारा भत्ते की एकमुश्त अदायगी की मांग की। इब्राहिम, जिसके पास कोई बचत नहीं थी और वो केवल पार्ट टाइम काम करता था, जाहिर तौर पर अदिति के घुटनों पर गिरकर पैसे के लिए गिड़गिड़ाया। लेकिन एक बार जब उसे पूरी सच्चाई पता चली तो उसके लिए उसे माफ करने का कोई सवाल ही नहीं था। उसने उससे संबंध तोड़ लिया और अपनी बेटी दिया के लिए गुजारा भत्ता की मांग की। भारी कर्ज के बोझ तले दबे इब्राहिम ने 5 साल में पहली बार अपने माता पिता से संपर्क किया। उसे लगा कि उसके माता पिता ये सुनकर रोमांचित होंगे कि वो जिंदा है और खुशी खुशी उसकी मदद करेंगे। लेकिन उन्होंने उसे बताया कि उसने जो किया वो राक्षसी से परे था, उसे बेदखल कर दिया और उससे मिलने से भी इनकार कर दिया। अब वो एक जर्जर अपार्टमेंट में रहता है, केवल अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कई पार्ट टाइम नौकरियां कर रहा है और धीरे धीरे अपने कर्ज चुका रहा है। उसे ये सब चुकाने में शायद दशकों लग जाएंगे, लेकिन चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, मुझे उम्मीद है कि वो जीता रहेगा और काम करता रहेगा और कोई सुसाइड नोट नहीं लिखेगा। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने समझौते से मिले पैसों का इस्तेमाल एक बड़े घर में जाने के लिए किया, जहाँ मनोहर और मैं एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। मैं अपनी बहन का मेरे और मेरे बेटे के लिए उसके अटूट समर्थन के लिए कभी भी पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकती। मेरी बहन की बात करें तो वो एक अद्भुत व्यक्ति से मिली और उन्होंने अभी शादी की है। वे जल्द ही एक शादी कर रहे हैं और मनोहर और मैं दोनों उसके बड़े दिन पर उसे देखने के लिए बहुत उत्साहित हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।